नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी का इलाज। योग है असरदार। देखिए, एपिलेप्सी मिर्गी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी होती है तो ना सिर्फ उसके जीवन में एक अलग तरह की तकलीफ, मुश्किलें होती हैं, बल्कि एक शर्मिंदगी, एक स्टिग्मा भी जुड़ जाता है जीवन के साथ। कोई अच्छे से नहीं देखता, लोग भेदभाव करते हैं और बीमारी तो बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक ऐसा इलाज आया है, यह एक ऐसी चीज़ आई है सामने निकलकर जो न सिर्फ मिर्गी के लिए एक बड़ी उम्मीद जताती है, बल्कि उम्मीद जताती है कि क्या बहुत सारी ऐसी असाध्य चीज़ें उससे ठीक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ योग की। अच्छा, कई बार जब योग की बातें आती हैं तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। कई दावे अक्सर आते रहते हैं कि भाई योग से ये हो सकता है, योग से वो बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन लोगों को लगता है कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं, ये सिर्फ बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब ये दावा एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसको इतनी आसानी से नकारा नहीं जा सकता। जी हाँ, देश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने एक बड़ी रिसर्च की है जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है। तो पहले वो रिसर्च क्या है उस पर बात करते हैं, फिर योग की ताकत से क्या कुछ हो सकता है और अगर मिर्गी है तो उसमें कितना कुछ हो सकता है, इस पर बात कर सकते हैं। क्योंकि आज भी देश में 100 में से एक व्यक्ति मिर्गी का शिकार हो जाता है, तो ये बड़ा संख्या है। आइए देखते हैं क्या रिसर्च आई है। मिर्गी के इलाज में योग मददगार है, ये बात निकल कर आई है। कैसे, आगे देखते हैं। मिर्गी यानी एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरों में 7 गुना, यानी जहां पर नियमित योग कराया गया, देखिए रिजल्ट देखिए, 7 गुना तक कमी आ गई। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा फिगर है। हीन भावना को दूर करने में भी कारगर, जो एक बहुत बड़ी चीज है। मिर्गी आना अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन उससे जुड़ी जो हीन भावना होती है ना, वो मरीज को या उस इंसान को ज्यादा बीमार कर देती है, ज्यादा तकलीफ देती है। उसमें भी योग ने मदद दिखाई। चिंता और तनाव को भी कम करता है। तो ये तो हम जानते हैं कि योग करने से थोड़ा तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, स्वस्थ रहते हैं। दवाई के साथ योग करने से अच्छे परिणाम आए। डेफिनेटली जिन लोगों का इलाज किया गया उनको दवाइयां भी दी गई। ऐसा नहीं कि योग से ही सब कुछ हो गया है, लेकिन योग ने ये करके दिखाया कि 7 गुना तक कम कर दिया। तो ये परिणाम आए हैं और ये परिणाम आ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। इसलिए ये चर्चा बेहद अहम और ज़रूरी है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजूरी त्रिपाठी जो कि न्यूरोलॉजी प्रोफेसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, और डॉक्टर किरणदीप कौर जो कि एम्स के साथ उन्होंने साइंटिस्ट हैं और ये रिसर्च की है। तो किरणदीप, पहले हम आप ही के पास आते हैं। ये जो आपने रिसर्च की है, इसकी फाइंडिंग, इसमें बस मेरा एक ही सवाल उठता है। पहला, फिर हम और डिटेल में जाते हैं कि इसका जो आपका सैंपल साइज था वो 160 लोगों का है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि देखने में तो 160 की संख्या बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जो रिसर्च आपने की है उसमें 160 की संख्या के मायने क्या है? क्या एक बड़ी संख्या है या फिर एक छोटा फिगर ही कहेंगे? जी, थैंक यू। सो एक्चुअली 160 की संख्या बहुत बड़ी मानी जाती है ऐसी रिसर्च स्टडीज में। इनफैक्ट योगा के ऊपर ऐसी स्टडी आज तक इतनी बड़ी संख्या में किसी ने नहीं की है। ये इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर द ग्लोब ऐसी इस संख्या में स्टडी आज तक किसी ने नहीं की है। दूसरी चीज है कि जब भी हम कोई संख्या उठाते हैं किसी रिसर्च स्टडी में तो वो रैंडमली नहीं, कि ऐसे ही नहीं कि हमारे दिमाग में ख्याल आया कि 160 कर लेते हैं और हमने उस पे कर वी पिक दैट सैंपल साइज। ये सारी जो है इसके पीछे कैलकुलेशन होती है, बहुत सोच समझ के, बहुत जस्टिफाइड तरीके से ये संख्या उठाई गई है। मतलब इसका भी एक जस्टिफिकेशन होता है, इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। तो ये संख्या हम कहेंगे ये ऐप थी, मतलब जो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे उसको, उसका परिणाम बताने के लिए ये संख्या जो थी वो काफी थी, सफिशिएंट थी। राइट, चलिए, तो ये एक बात स्टैब्लिश हो गई कि ऐसा नहीं कि 160 का फिगर बहुत छोटा है, नहीं तो कई बार सैंपल साइज को देखकर लगता है कि ये क्या। डॉक्टर मंजूरी त्रिपाठी, अब हमें ये बताइए कि इसमें, अब वही मैंने कहा, देखिए योग की जब बात आती है तो अब आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जुड़ता है, नहीं बहुत ही साइंटिफिक लेवल पे सारी बातचीत हो रही है। किस तरीके से ये रिसर्च की गई और क्या इसके परिणाम दिखे? 7 गुना की कमी आने का क्या मायने हैं? ये ऐसा है कि योग तो सभी करते हैं, पर एपिलेप्सी जो है उसमें हम दौरों के लिए तो दवाई देंगे ही,
और दवाई देते हुए भी जो योग है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए ये स्टडी की गई थी, जिसमें आधे लोगों को योग मिला और आधे लोगों को योग जैसी एक्टिविटी जिसमें ब्रेथ और जो माइंडफुलनेस है उसका कंट्रोल नहीं था। जिन्होंने योग किया उसमें पाया गया कि जो फेल्ट स्टिग्मा है वो कम हुई, एंजाइटी कम हुई, क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का इंप्रूव हुआ और दौरे भी कम हुए। तो योग एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है अलोंग विथ मेडिसिन्स, जो हम रूटीनली प्रिस्क्राइब करें तो मरीजों के लिए अच्छा होगा। योग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करता है, और ऑब्वियसली ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका रेगुलेशन कर रहा है, और मिर्गी के मरीजों में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसरेगुलेशन स्वाभाविक है, और उसकी वजह से न सिर्फ दौरे आते हैं पर जो मिर्गी के साथ रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब इससे रिलेटेड हैं, जो योग उससे समाधान देता है। ठीक है, ओके, हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे अभी कि कैसे किया गया, कितने दिन कराया, किस तरीके से कराया। लेकिन हंसा जी, अब जो देश की जानी मानी योग एक्सपर्ट है, हंसा जी, ये मुझे बड़ा एक्साइट कर रहा है सब कुछ कि योग के फायदे हम सब जानते हैं, लेकिन जब वो एम्स से जुड़कर उसकी बातें आए, वहां पर कोई रिसर्च हो तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। मिर्गी पे अभी ये चीज हुई है, इस पर तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा ही, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट इसलिए, तो फिर ऐसे तो और बीमारियों के लिए भी इसको देखकर उसी तरीके से सोचा जा सकता है। बिल्कुल सही। देखिए, मिर्गी के लिए तो हम बरसों से काम कर रहे हैं योग इंस्टीट्यूट में। यहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है, KEM हॉस्पिटल बम्बई का, वहाँ की जो हेड ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट थी, वो तो जितने भी मिर्गी के पेशेंट वहाँ आते थे उस सबको योगा इंस्टीट्यूट भेजती थी। वो ही नहीं, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को भी भेजती थी कि जिससे उनकी साइकोलॉजी भी सुधरे। कभी कभी पेशेंट को इतना बुरा नहीं लगता जितना परिवार वालों को लगता है, और इसीलिए जब थेरेपी करते हैं, जब उन्हें सिखाते हैं, तो पूरे परिवार को हम सिखाते थे, नहीं कि सिर्फ पेशेंट को। और फिर योग में बात आती है कि आप अपने आप को समझो, तो उनमें वो जो सेंसिटिविटी थी, अवेयरनेस, वो बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी मिर्गी आने वाली होती है अटैक, उसके पहले ही पता लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हम उन्हें कहते हैं कि बैठ जाओ, कहीं भी हो बैठ जाओ और थोड़ा सा ब्रीदिंग पर ध्यान दो, घबराहट पर नहीं, ब्रीदिंग पर, क्योंकि माइंड और ब्रेथ साथ साथ में चलता है। माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए योग में जो प्राणायाम बताया है कि थोड़ा बैठकर और पेट को धीरे धीरे हल्का, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाए, सांस लेते हुए पेट नॉर्मल हो, हल्के से वहां करो, या अगर नाक वाक खुली हो तो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करो। माइंड वहां गया, अटैक बहुत सारे केस में आता ही नहीं था, क्योंकि आने के पहले ही उन्हें अवेयरनेस आ जाती थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं। और दूसरे पेशेंट हैं जिनमें उनको मेडिसिन लेनी बहुत जरूरी थी, और मेडिसिन तो लेनी जरूरी है ही, तो मेडिसिन, और आजकल लिवोपिल और वो सब काफी अच्छी मेडिसिन है, वो मेडिसिन लेते थे। और साथ साथ में फिर वो स्टेज आती थी कि उन्हें अटैक आता ही नहीं है। मेरे पास तो अभी 6-7 ऐसे पेशेंट्स हैं इंस्टीट्यूट में जिनको अटैक आना बंद हो गया है, बिल्कुल नहीं। लगभग 4 साल से एक को अटैक नहीं आया है, किसी को 7 साल से नहीं आया। इसलिए ये सब भी बात सामने आती है। योग ऐसा विषय है कि जो अपने बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है, अपने मसल्स पर कंट्रोल लाता है, माइंड पर कंट्रोल लाता है, तो अपने आप इंसान कोई भी तकलीफ को हैंडल कर पाता है। बहुत ही सुंदर, बड़े अच्छे तरीके जी, बहुत ही सुंदर बात। और ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने भी ये प्रयोग किए और इतने सफल प्रयोग किए जहां लोगों को अब 7-7, 8-8 साल से फीट्स नहीं आए। किरणदीप जी, अब मैं जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या किया, मतलब आपने जिन मरीजों के ऊपर ये स्टडी की उनको आप क्या करवा रहे थे, किस तरह का योग करवा रहे थे, कितनी देर करवा रहे थे और साथ में क्या दवाइयां दे रहे थे? जी, तो सबसे पहले मैं आपका सबसे आखिरी वाला सवाल आंसर करती हूँ। दवाइयाँ मरीजों की वैसी ही चली थी जैसे उनकी अदरवाइज चल रही थी, जो उनकी रेगुलर दवाइयाँ
किसी भी मरीज की कोई भी दवाई नहीं रोकी गई थी। अब आते हैं स्टडी पे। तो एक जो मेडिसिन में जो एक हाईएस्ट एविडेंस की स्टडी होती है, जो हाईएस्ट लेवल की स्टडी होती है, उसे कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। जितनी भी अभी कोविड की दवाइयां आई थी, उन सबकी भी वैक्सीन आई थी, उन सबकी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ही की गई थी। तो हमने स्टडी में ऐसा किया था कि 160 जो पेशेंट्स थे उनको 80-80 के ग्रुप में बांटा था। 80 पेशेंट्स को हमने योगा ही दिया था और बाकी के जो 80 पेशेंट्स थे उनको हमने शैम योगा दिया था, यानी कि योग आसन दिखने वाली एक्सरसाइजेस पर योगा नहीं थी, उसे शैम योगा हम कहते हैं। तरह का प्लेसिबो माना जाए। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये काइंड ऑफ अ प्लेसिबो जो हम देखते हैं वैसा कुछ ट्राई करने का कोशिश किया गया। ओके ठीक है। यस, प्रिसाइसली, ताकि आपको लगे कि आपको योगा दिया जा रहा है, लेकिन हम इफेक्ट देखना चाहते थे एक्चुअल एक्सरसाइजेस का, एक्चुअल योगा का। तो हमने इसके बाद जो टाइप ऑफ योगा जो था वो हमने 3 मेन कवर किए थे। पहला था सूक्ष्म व्यायाम, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो होती हैं, उसके बाद जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम, और तीसरा था मेडिटेशन बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था और लगभग 50% ऑफ द टाइम जो था इंटरवेंशन में वो मेडिटेशन को दिया गया था और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दिए गए थे। और ये जो था हमने 3 महीने तक पेशेंट्स को फॉलो अप किया था। पेशेंट्स को कहा था कि आप घर पे भी प्रैक्टिस करिए। उनको हमारे यहाँ पे एम्स का ही एक सेंटर है, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। एम्स में के ही सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट थे जिन्होंने सिखाया था मरीजों को 3 महीने तक। और फिर 6 महीने के अंत में हमने ये असेसमेंट अपना किया कि क्या बदलाव आया। हमने पहले स्टडी के पहले ये सारे हमने सीजर फ्रीक्वेंसी को देखा, हमने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा, उनकी एंजाइटी, कोग्निशन को देखा, और फिर बाद में देखा कि अच्छा फेल्ड स्टिग्मा में, सीजर फ्रीक्वेंसी में, कोग्निशन में, एंजाइटी में क्या चेंजेस, मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या लाभ या क्या नुकसान हुआ इंटरवेंशन का। जी ठीक है। तो ये चीज़ें आपने की और रिजल्ट ये निकल कर आया कि 7 गुना तक उसमें कमी आई। हंसा जी ने भी कुछ ऐसी बात बताई। डॉक्टर त्रिपाठी मुझे ये बताएं कि ये तो मिर्गी एक चीज़ हुई, लेकिन अगर मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल वे में अगर ये मिर्गी पे इतना कारगर है तो तमाम दूसरी, चाहे हम डिमेंशिया की बात करें, चाहे किसी और उससे मिलती जुलती बीमारी की बात करें, तो फिर वहां पर भी ऐसे नतीजे देखने की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जो योग है वो हर प्रकार का योग हर बीमारी में कारगर नहीं होता, कस्टमाइज करना पड़ता है। इनफैक्ट योगा में कई चीजें होती हैं जो मिर्गी को प्रेसिपिटेट भी कर सकती हैं। जैसे कि कपालभाति अगर हमने किया, जिसमें जोर जोर से जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं, तो दौरे बढ़ भी सकते हैं। इसीलिए कस्टमाइज्ड योगा बेस्ड ऑन द डिजीज। अब ये बोलने के लिए कि ये इफेक्टिव है, उसके लिए अगर आप साइंटिफिक स्टडी करें और उसका एविडेंस आप दुनिया के सामने रखें, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। दैट इज नाउ द रूल ऑफ द रिसर्च और द रूल ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें हमने एक तरीके से हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस से दिखाया है कि योगा कारगर है। तो रूटीन यूज अलग है, उसको एक थेरेपी के जैसा यूज करना, उसमें कस्टमाइज्ड योगासन, ये बहुत जरूरी है, रादर देन किसी को बोल दो कि आप जाके योगा करो। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने बताई कि ये किस रोग के लिए, किस स्थिति में क्या कर रहे हैं, उसको आपको थोड़ा सा फोकस करके करना पड़ेगा। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में ये एम्स का जो पूरा रिसर्च है इसे छापा गया। आई थिंक डॉक्टर त्रिपाठी ये फर्स्ट टाइम है। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम है दुनिया में जहाँ पे दिखाया गया है कि योग से जो स्टिग्मा है या हीन भाव है वो जाता है। आज तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं थी जिसपे स्टिग्मा कम हो रहा हो, और उसके साथ साथ डबल बोनस ये है कि दौरे भी कम होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी स्टडी हुई है। जी, ये स्टिग्मा वाले पॉइंट पर हम दोबारा एक बार लौटेंगे। हंसा जी, तो जो मैम कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि इट्स अप्लाई टू ऑल, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पर्टिकुलर दिक्कत है, क्या बीमारी, अगर हम बीमारी के लिहाज से योग की बात कर रहे हैं, इन जनरल तो सब योग कर सकते हैं, तो क्या उसमें जो कस्टमाइजेशन है या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है? जी देखिए, योग में जहां तक साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो तो खैर होनी ही चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी जो योग की है, आसन और प्राणायाम, ये सोच समझकर होना चाहिए। अब आसन प्राणायाम
इसको आप अगर इस तरह करें कि आप थक जाओ, फटीग आ जाए, तो वो एपिलेप्सी के लिए बहुत गलत होगा। बिल्कुल। तो अब ये जोर जोर से सांस ले रहे हैं, पेट अंदर बाहर कर रहे हैं, और ये सब चीजें तो करनी ही नहीं चाहिए। और ये तो हम इवन दूसरों को भी कहते हैं मत करो, क्योंकि अगर कोई भी रोग है, ये सारी चीजें, योग जो है ना वो हेल्दी लोगों के लिए है, लेकिन अगर बीमार है तो बीमार के साथ में आपको सोच समझ के ये लेना होगा। इसलिए डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ने तो ऐसा एक वो किया है पैकेज कि जहाँ कोई भी आसन या प्राणायाम करो, अगर थकान आती है तो गलत ही है, उससे उल्टी एनर्जी बढ़नी चाहिए तो वो सही है। तो प्राणायाम में क्या होता है कि आप अपनी मसल्स को डेवलप करें पहले तो, कि भाई इंटरकोस्टल मसल, क्लैविकुलर मसल, डायफ्रामिक मसल, इनको पहले से ठीक करें, जिससे आप सांस ही सही ढंग से लेने लगे। ये बहुत जरूरी है। तो अच्छा ऑक्सीजन होगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी रोग को हटाने में मदद मिलेगी। और फिर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ ना, तो कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। ये वाली बात आती है योग में। तो हम योग को एक आधा घंटा करके और छोड़ देने वाली बात नहीं करते। योग इंस्टीट्यूट में हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस लाओ। सवेरे उठते से ही आपने बेड में ही कुछ थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, थोड़े लंबे सांस ले लिए, स्ट्रेच कर लिया, आप यूं तैयार हो जाते हो दिन के लिए उत्साह के साथ में। ये फियर और एंजाइटी, टेंशन नहीं रहता। और फिर आप स्नान कर रहे हो, थोड़ा एक्टिव स्नान करो, और हमेशा उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन करो। जब भी कुछ भी एक्टिविटी की, उसके बाद एक 5 मिनट के लिए रिलैक्सेशन। मेडिटेशन सबके लिए काम का नहीं है, हर व्यक्ति मेडिटेशन ना करे। अगर डिप्रेशन है तो मेडिटेशन कभी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ब्रीदिंग, इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रेथ। तो और आसन के साथ में ब्रेथ, आप सांस अंदर लेते हुए बॉडी को खींच रहे हो, सांस छोड़ते हुए ला रहे हो। जब ये शांति से करोगे तो एनर्जी ही बढ़ेगी और इससे फायदा होगा ही। इसलिए यहाँ नुकसान नहीं है। मगर जो आजकल का योग जो पॉपुलर हो रहा है कि जहाँ ये वर्कआउट की तरह करने लगे, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और पेट वगैरह ज्यादा हिला रहे हैं, ये तो करना ही नहीं चाहिए। और मिर्गी के पेशेंट्स को तो बिल्कुल नहीं। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए ठीक है जी। और एकदम हेल्दी आदमी हो उसके लिए ठीक है। राइट, नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात भी क्लियर होती है कि योग बस कर लेने भर का मामला नहीं है, किसको क्या करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरणदीप, एक और चीज हमको ये तो समझ में आया कि 7 गुना मिर्गी के दौरे कम हो गए, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, काउंटेबल भी है, लेकिन स्टिग्मा कम हुआ या हीन भावना कम हो गई, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको कैसे आपने मेजर किया? क्योंकि एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है। जी, सो देयर आर सर्टेन स्केल्स जो कि हम यूज करते हैं। अभी तक जितने भी हम साइकोलॉजिकल आउटकम्स होते हैं दुनिया भर में, उनको मेजर करने का जो आजकल स्टैंडर्डाइज तरीका है वो है कुछ स्केल्स होते हैं जिसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको ये हमेशा नहीं बताया जाता कि ये क्यों पूछे जा रहे हैं, सो दैट द असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव। तो कुछ सवाल के थ्रू हमने ये जो था, ये स्टिग्मा जो था, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल बीइंग एंड एंजाइटी, इन सबको हमने मेजर किया था। ठीक है। तो डॉक्टर त्रिपाठी, अब मुझे बताइए कि रिसर्च हो गई, रिपोर्ट हो गई, लेकिन लोगों को अगर इसका लाभ लेना है तो कहां पर उनको इसका डिटेल मिलेगा? ऐसा है कि स्टिग्मा एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में और विश्व भर में प्रचलित है, पर हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है। स्टिग्मा जो है 2 प्रकार की है। एक है फेल्ट स्टिग्मा, जो हम परसीव करते हैं क्योंकि हम दूसरों से अलग हैं, इस केस में मिर्गी है। और एक है एनैक्टेड स्टिग्मा, जो बाहर के जो लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है या फिर जो लोग हैं वो हमको डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि हमको मिर्गी है। जो फेल्ट स्टिग्मा है वो मरीज के ऊपर डिपेंडेंट है और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए और सेल्फ एस्टीम के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर मरीज और उसके फैमिली मेंबर्स मरीज का साथ दें और शुरू से ही दवाई जो है मिर्गी की सही टाइम से लें, उसका नागा ना करें और उसको छोड़े नहीं जब तक मेडिकल एडवाइस ना बताए ऐसा। और उसके साथ योग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो है मरीज का सेल्फ एस्टीम और दौरे दोनों पे एक तरीके से, एक ही बांध से उस पे असर होता है। नहीं तो ये अच्छी बात है डॉक्टर त्रिपाठी, लेकिन मैं पूछ रहा था कि
अगर किसी को जाना ही, जैसे आपने कहा पर्टिकुलर सूक्ष्म व्यायाम और ये सब कराए, तो वो गाइडलाइन क्या कहीं अब हॉस्पिटल्स में प्रेस्क्राइब्ड है? कैसे किसी को वो इलाज मिलेगा अगर वो ये कार्यक्रम देखे और सोचे कि चलिए मुझे तो बड़ा अच्छा समाधान मिला है, तो वो कहाँ अप्रोच करे? देखिए, ये सारे योगा मॉड्यूल के हमने वीडियो बनाए हुए हैं और अभी भी हमारे CIMR, दैट इज सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, योग जो डिपार्टमेंट है, उससे हम ये वीडियोस डिस्पर्स करते हैं मरीजों को जो हमारी देखरेख में है। तो ये पब्लिक के लिए अभी नहीं है। दीज आर मोस्टली फॉर पेशेंट्स हु आर अंडर मेडिकल केयर, और उनको हम ये मोबाइल पे वीडियोस डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, तो मतलब उन लोगों का जहां जो एम्स में जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए आप फिलहाल ये कह रहे हैं? ठीक है, जी जी ठीक है। लेकिन अब बात तो आई है तो सीखा भी जा सकता है योग, बताया भी जा सकता है कि क्या क्या कराया, और दवाइयां तो चल ही रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि अच्छी एक पहल हुई और बढ़िया चीज़ें सामने हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो मैंने कहा था एक बड़ा प्रश्न है कि चलिए मिर्गी के लिए अगर ये बात निकल कर आई है तो ये और भी चीज़ों के लिए सही हो सकती है। एक प्रकार का नहीं तो दूसरे प्रकार का योगा काम आ सकता है। तो ये एक काफ़ी एक्साइट करने वाली बात है। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी इन्हीं संभावनाओं को तलाशेंगे कि यहाँ से आगे योगा को लेकर क्या हम और भी बीमारियों के सफल और साइंटिफिक इलाज निकाल पाएंगे। छोटा सा ब्रेक, बातचीत आगे जारी रहेगी। और एम्स की वो रिसर्च और रिपोर्ट जो बताती है कि योग और दवाइयों के कॉम्बिनेशन से मिर्गी के दौरों में 7 गुना तक कमी आई है। हंसा जी भी कह रही कि उनके भी इंस्टीट्यूट में इस तरह के कई प्रयोग हुए जिसमें लोगों को 7-7 साल से मिर्गी के दौरे नहीं आए। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव है, प्रैक्टिकली भी प्रूव हो रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या मिर्गी पर ये सफल प्रयोग या परीक्षण जो योग के माध्यम से है, और अब इसके साइंटिफिक एविडेंस हैं जो अमेरिकन जर्नल में छप भी चुके हैं, हम और बीमारियों के साथ ऐसा कुछ प्रयोग कर सकते हैं? तो डॉक्टर त्रिपाठी मुझे बताइए कि क्या, जैसा मैंने कहा आपने शुरू में भी जवाब दिया उसका कि भाई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जो न्यूरोलॉजिकल हैं या दूसरी भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि पूरे शरीर में ही योगा इफेक्टिव होता है। क्या आगे चलते हुए योगा और दवाइयों के कॉम्बिनेशन पर ऐसी कुछ और रिसर्च सामने आएंगी एम्स की तरफ से? देखिए, हमारे ही डिपार्टमेंट में कुछ साल पहले हेडेक के लिए योग का प्रयोग किया था, और वो भी अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की जर्नल में छपी थी रिसर्च स्टडी। तो हेडेक में, पर्टिकुलरली माइग्रेन में, जो स्ट्रेस कंपोनेंट होता है या जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, देखिए हर बीमारी में एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। कोई 2 मरीज एक समान नहीं होते हैं। जिन मरीजों में साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, एंजाइटी कम है, उनका जो आउटकम है वो अच्छा होता है। और कई मरीज होते हैं जो ना चाह के भी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी उनमें बढ़ जाता है। तो जिन मरीजों में ये कंपोनेंट है और योग किया जाए तो ये कंपोनेंट अगर उसकी तादाद कम हो जाएगी तो मरीज में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट नजर आएगा। हाँ, कुछ ऐसी फिजिकल बीमारियां हैं या न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हैं जो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। अब शायद ही उनमें इतना फर्क पड़े। पाया गया है कि पार्किंसंस के मरीज भी अगर माइंडफुलनेस थेरेपी करें और योगा करें तो फायदेमंद है। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स, ये अमेरिकन रिसर्च कहता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो योग करें तो भी फायदेमंद होता है। तो ऐसे छोटे छोटे रिसर्च स्टडीज में अगर हम एविडेंस गैदर करेंगे तो हम विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि हाँ, योग आप दवाइयों के साथ जरूर लें। कौन सा योग फायदेमंद होगा और कौन सा योग जो है वो हानिकारक हो सकता है। जी बिल्कुल। तो हंसा जी, एट लास्ट आपकी राय, चलिए शायद नहीं है तो किरणदीप आपकी राय, जो अभी मैम ने बात की हेडेक वाली, वो क्योंकि बड़ा कॉमन है और खासतौर पे माइग्रेन का शिकार इन दिनों काफ़ी लोग हैं, स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है। कुछ डिटेल अगर आपके पास उसकी हैं तो वो भी दर्शकों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएंगी। उसमें आपने क्या प्रयोग किए और क्या चीज़ें की, या फिर वो डॉक्टर त्रिपाठी ही बता पाएंगी? जी, एक्चुअली वो स्टडी जो थी वो हमारे टीम के मेंबर्स की नहीं थी, बट हमारे ही डिपार्टमेंट की स्टडी थी, डॉक्टर रोहित भाटिया की। एंड उसमें भी यही पाया गया था कि जिन माइग्रेन के मरीजों ने योगा किया, रेगुलरली प्रैक्टिस किया, उनके माइग्रेन के जो इवेंट्स थे, क्योंकि माइग्रेन भी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो
माइग्रेन के जो इवेंट्स थे वो काफी कम हो गए थे एज कम्पेयर टू जिन पेशेंट्स ने नहीं किया था। तो ये तो हम दावे से कह सकते हैं कि ये, एंड बिकॉज ये स्टडी जो थी वो भी इतने ही इसी जर्नल में छपी थी, तो इट वाज आल्सो वेरी। और क्या योग इन्होंने किया था, किस तरीके का योग? देखिए, इसके डिटेल्स जो थे वो भी हम आपको इतने डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन जो सिमिलर रिलैक्सेशन बेस्ड योगा ही था, जो काफी, जो प्राणायाम थे, ब्रीदिंग कंपोनेंट्स थे, वो इस स्टडी का भी काफी मेजर हिस्सा थे। चलिए ठीक है, लेकिन चलिए, मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर एक बड़ी आशा की किरण तो ज़रूर जगती है। योगा के कई एग्जाम्पल हमें भी देखने को मिलते हैं, भले ही उनका उतना साइंटिफिक बेस ना हो। दावे तो बहुत सारे आते हैं। बाबा रामदेव तो कहते हैं इससे कैंसर और कई और बड़ी बीमारियाँ जैसी ठीक हो जाती है। उनके साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस की भी बातें होती रहती है, लेकिन आज मिर्गी पे लेकर ये बड़ी बात आई और हम काफ़ी उत्साहित हैं इसे लेकर, क्योंकि योग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखता है। चीज़ें उससे किसको कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन को, जैसा अभी हंसा जी ने भी बताया कि ये एक लाइफस्टाइल है। ये ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे कर लिया रोज रूटीन की तरह, वो बात नहीं। एक लाइफस्टाइल है जिससे आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन आते हैं, शारीरिक से लेकर मानसिक तक। तो समय हो गया समाप्त, और किसी दिन आगे और योग के इन फायदों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें माइग्रेन और डे टू डे वाली जो और तकलीफें लोगों को रहती है उनसे कैसे लाभ हो, जिनकी स्टडीज अवेलेबल है, उस पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।